नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से या ये कहा जाए कि किन तरीकों से एक व्यक्ति जिसको अस्थमा की समस्या है वो अपने अस्थमा अटैक को कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है और इवन कम कर सकता है। कुछ छोटी छोटी ऐसी जानकारियां हैं जो अगर एक व्यक्ति जिसको अस्थमा की समस्या है अगर उसे पता है तो वो अपनी समस्या पर यानी अस्थमा की समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पा सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम से पूर्णतः मतलब पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हो, एक स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हो, तो वो आपको विदाउट ट्रीटमेंट मिलना शायद इम्पॉसिबल है। क्यों है? आप थोड़ा सा अपनी समस्या को समझिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों जो मैंने आपको कहा इम्पॉसिबल है, ये ऐसा है विदाउट ट्रीटमेंट। जब भी किसी को अस्थमा होता है तो दिक्कत क्या होती है, हमारा जो एयर पाइप होता है, जो विंड पाइप होता है, उससे हम सांस लेते हैं, तो सांस आगे जाकर हमारे दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट लंग। जब ये एयर हमारे अंदर जाती है तो यहाँ पर ब्रोंकी होल्स होते हैं, यानी ब्रोंकाइज और ब्रोंकी होल्स कहा जाता है, छोटी छोटी नलियां जैसी होती हैं जिसमें हवा और अंदर जाके प्यूरिफाई होती है और उसके बाद वो जाके ब्लड वेसल्स में मिल जाती है, यानी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी एक आउटर बॉडी या आप ऐसा कह लीजिए कोई इन्फेक्शन, कोई डस्ट, कोई भी ऐसी चीज सांस के द्वारा जब हमारी बॉडी में जाती है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए सही नहीं समझता है या खतरनाक समझता है, तो वहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो होता है एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने का प्रोसेस। साथ ही साथ हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जो वेन पाइप हैं, जो ब्रोंकाइज ब्रोंकी होल्स हैं, इसमें छोटी छोटी वेन्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट ये सब होने के कारण जो सांस लेने वाला जो वेन पाइप है हमारा, जो ब्रोंकाइज ब्रोंकी होल्स हैं, उनका जो स्पेस होता है वो स्पेस कम रह जाता है, जिसकी वजह से एक अस्थमैटिक पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आता है तो सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि म्यूकस वाली लेयर प्लस जो हमारी नसें हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गई यानी सूज गई, तो जो जगह थी वो कम बच गई सांस लेने के लिए, जिसकी वजह से इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तो बात हुई अभी तक अस्थमा की समस्या की। अगर कोई व्यक्ति इस पर काबू पाना चाहता है तो वो कैसे पा सकता है, अब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए, अगर किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो उसके लिए सबसे अहम बात होती है राइट ट्रीटमेंट कौन सा है। इसकी बात मैं एंड में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहूंगा जो एक अस्थमैटिक पेशेंट को पता होना बहुत जरूरी है। एक अस्थमैटिक पेशेंट को अगर पानी कम पीने की आदत है या उनका नेचर है वो पानी ठीक से नहीं पीते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड नहीं रहती है, तो वहां पर अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ने के कारण देखे जाते हैं, यानी आपके अस्थमा की प्रॉब्लम या अस्थमैटिक अटैक बार बार देखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? और ज़्यादा पानी पीने से, बल्कि ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक पानी पीने से, कि जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। किस तरीके से आपके अस्थमा में कंट्रोल आ सकता है या कमी आ सकती है, इसको समझते हैं। अगर एक अस्थमैटिक पेशेंट पानी ठीक मात्रा में पीता है और वो हाइड्रेटेड रहता है तो उससे क्या होगा, जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। उस थिकनेस के कम होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे विंड पाइप है जहां से हम सांस ले रहे हैं वो हम आराम से ले पाएंगे और जो अस्थमैटिक अटैक वाली प्रॉब्लम थी वो एज सच इतनी जल्दी नहीं आएगी। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि एक अस्थमैटिक पेशेंट अगर गुनगुना पानी पी रहा है या नॉर्मल पानी भी पी रहा है और अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहा है, यानी पानी की कमी शरीर में नहीं होने दे रहा, तो उसको अपने अस्थमा की समस्या में काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। अब इसी के साथ अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अस्थमा जो ट्रिगर करता है, यानी वो एलर्जेंस कौन से हैं जिससे अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, जिससे सांस में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है वो धुआं हो बाहर किसी चीज़ के जलने का, हो सकता है वो आप घर में डस्टिंग कर रहे हो तो उस डस्ट के जाने से आपको अस्थमैटिक अटैक आ जाए। इवन कई बार ऐसे होता है कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हम डालते हैं और एकदम से जैसे ही वो हमारे नाक में गए तो हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, दिक्कत का सामना हो जाता है ना, मतलब एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। इवन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ जो डिओज परफ्यूम्स हम घर में यूज़ करते हैं उनके कारण भी कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो सबसे पहले आपको ऐसी चीजों का खास ध्यान रखना है कि किन चीजों के प्रयोग से आपका जो अस्थमा है वो एग्रावेट हो रहा है। जिन चीजों से एग्रावेट हो रहा है उसको पूरी तरीके से आप अवॉइड करें, ताकि जो आपको समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि खाने पीने की भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपने दही खाया या नींबू किसी चीज़ में डाल के खाया, इवन अगर आपने राइस खाए, तो अगर आपको लगता है इसके खाने से आपका जो अस्थमा है वो एग्रावेट हो रहा है, तो आपको इसे पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो इन दो बातों को समझने के बाद बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, और जो है प्रोफेशन। यानी कई बार हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं, कुछ ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जहां पर किसी चीज के कारण आपका जो अस्थमा है वो एग्रावेट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं जितनी भी लेडीज होती हैं जो घर में रहती हैं, अगर वो डस्टिंग कर रही हैं और उस डस्टिंग से अगर आपका अस्थमा एग्रावेट हो रहा है, तो एक सिंपल सी बात तो ये है कि हम उसे बंद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, काम करना पड़ेगा। इवन कुछ लोग हैं, अगर मान लीजिए वो ट्रैफिक पुलिस वगैरह में और वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से अगर आपका अस्थमा एग्रावेट हो रहा है तो हम जॉब नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर क्या करें ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, हमको अपने जो नॉस्ट्रल्स हैं उसको हमेशा लुब्रिकेट रखना होगा। अब लुब्रिकेट कैसे कर सकते हैं? अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि पहले जब लोग रात को सोते थे या इवन सुबह नहाने के बाद वो अपने नॉस्ट्रल्स में हल्का सा ऑयल लगा लेते थे। उस ऑयल को लगाने से क्या होता है, आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो मॉइस्चराइज रहते हैं, और अगर कोई भी केमिकल, कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके सांस के द्वारा अंदर जा रहा होता है तो वो आपके नॉस्ट्रल में ही वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका जो अस्थमा है वो एग्रावेट नहीं होता है और आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन उसमें आपको देखने को मिलती है। तो आप अपने नॉस्ट्रल्स में हल्की हल्की ऑयलिंग कर सकते हैं, कोई भी लाइट ऑयल से। और इवन इसके साथ साथ आजकल मास्क हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छा है, वो मास्क आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपका अस्थमा एग्रावेट हो जाता है, आपको एलर्जी हो जाती है, आपको खांसी उठना शुरू हो जाती है या छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो आप प्लीज़ इन दो चीज़ों को 100% फॉलो करें और इसका रिजल्ट आप खुद इंस्टेंट देखेंगे कि आपका जो अस्थमा है वो एग्रावेट नहीं हो रहा है। बस एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जो आप ऑयल यूज़ करें वो फ्रेग्रेंस वाला कोई ऐसा ऑयल नहीं होना चाहिए। वो नेचुरल नॉर्मल ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो सकता है, या आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल घर का ऐसा तेल जो आपको लगे कि ये प्योर है, ज़्यादा वो खुशबू वगैरह वाला तेल नहीं होना चाहिए। इन 3 पॉइंट को समझने के बाद फोर्थ पॉइंट को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं वो सब जानते हैं कि जैसे ही अगर उन्हें कहीं पर अस्थमैटिक अटैक आ जाता है तो वो बड़ी सिवियर सिचुएशन हो जाती है, और जनरली लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है हमारे आस पड़ोस में कि अगर किसी को अस्थमैटिक अटैक है तो फर्स्ट एड क्या दिया जाए। तो यहाँ पर एक चीज जो ज्यादातर लोगों ने शायद सुनी होती है और जो आपकी मदद कर सकती है कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट है तो वो अपना इनहेलर ऑल द टाइम अपने साथ कैरी जरूर करें। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, मान लीजिए अगर आप कहीं पर हैं, कहीं बाहर हैं, आपको अस्थमैटिक अटैक आता है, जब आपसे एकदम से सांस नहीं ली जा रही या कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप अपना इनहेलर फटाफट निकाल के फर्स्ट एड आप अपने आप को दे सकते हो। आपको इंस्टेंट रिलीफ उससे जरूर मिल सकता है, इवन आने वाली परेशानी से आप बच सकते हो, क्योंकि अगर आपको वहां पर इंस्टेंट हेल्प नहीं मिलती तो कुछ भी हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो इनहेलर कैरी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर अस्थमैटिक पेशेंट को जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा मैं बाकी सारी बातें आपसे कर चुका हूं, स्पाइसेस से रिलेटेड, कई मसालों से जैसे एलर्जी हो जाती है, पानी हमें प्रॉपर पीना चाहिए, और हमारे जो प्रोफेशंस होते हैं वहां पर किन चीज़ों का हमें फॉलो करना चाहिए। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी अस्थमा की शिकायत है और आप उसका एक सही ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं ट्रीटमेंट के बारे में एंड में बात करूंगा, तो अब मैं आपको बताता हूं उसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं और वो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के रिगार्ड में,
तो होम्योपैथिक मेडिसिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस। क्यों? आप इसको खुद समझिए। जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, और वो सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जितनी भी आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये आप दो तरीके से लेते हैं। या तो जो आपके डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं वो पानी में आपको कुछ ड्रॉप्स लेके डायरेक्ट पीनी होती है, या फिर आपकी कुछ मीठी मीठी गोलियां होती हैं जो आपके डायरेक्ट मुंह में घुल जाती हैं, ब्लड के साथ मिलती हैं और काम करना उसी वक्त से शुरू कर देती हैं। इसीलिए अस्थमा में और इवन सांस से जुड़ी किसी भी समस्या में होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल इंस्टेंट है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आई होप आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चला होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, और अगर कोई भी आपका सवाल हो, समस्या हो, तो आप हमारे डॉक्टर के साथ साझा कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।